नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की आगे की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आगे चलते हैं हम लोग वायसराय और गवर्नर जनरल के बाद में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। चैप्टर 10 से लेकर 18 तक का है, जिसमें हम लोग विभिन्न चीज को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आज को हम लोग इस वीडियो में उपनिवेशवाद को बढ़िया से जानते हैं। ब्रिटिश राज की स्थापना का मूल उद्देश्य जो था वो भारत पर शासन को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना था। यानी कि मूल उद्देश्य था कि भारत पर अगर शासन करना है तो ब्रिटेन के लिए वो किस तरह से फायदेमंद होंगे, इसको लेकर के। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है उपनिवेशवाद। तो इसको जानते हैं कि उपनिवेशवाद है क्या। साम्राज्यवाद से पूर्व की अवस्था है, जिसका अर्थ है किसी विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासक द्वारा आधिकारिक लाभ कमाना। ऐसे में शासित देश उपनिवेश कहलाता है। शासक देश जो भी नीतियां और कार्यक्रम बनाता है वो उपनिवेश के शोषण के लिए बनाता है। ठीक है। राजनीति रजपाम दल के विभिन्न प्रदेश, जिसमें प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन टुडे में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा गया है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो कि 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। और वित्तीय पूंजीवाद का चरण जो कि 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक था। प्रथम अवस्था वाणिज्यिक पूंजीवाद जो कि 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक था। वाणिज्यिक पूंजीवाद का अर्थ होता है व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 में हुई, जब प्लासी विजय के बाद बंगाल पर कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस काल में कंपनी की 2 उद्देश्य प्रमुख थे। पहला, भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार, क्योंकि इसी अनुकूल स्थिति में कंपनी भारत में सस्ती वस्तुएं खरीदकर उससे महंगे दामों पर बेच सकती थी। दूसरा क्या था, भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना, राजस्व पर एकाधिकार स्थापित करना। यहाँ उद्देश्य प्लासी और बक्सर युद्ध से प्राप्त हुआ। ये दोनों ही उद्देश्य किसे, प्लासी और बक्सर युद्ध जब अंग्रेजों ने जीत लिया उससे प्राप्त हुआ। इसके बाद भारत का शोषण और धन का बहिर्गमन प्रारंभ हुआ। बहिर्गमन का अर्थ होता है कि भारत से वो बाहर जाने लगा। किस तरह से या कैसे? कंपनी ने भारतीय माल को खरीदने के लिए इंग्लैंड से मुद्रा मंगाना बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि अब कंपनी भारतीय मुद्रा से भारतीय वस्तुएं सस्ते में खरीदकर उसे भारत को ही महंगे दामों पे क्या करने लगा, बेचने लगा। देखिए हो क्या रहा है कि इंग्लैंड से पहले मुद्राएं आते थे तो वहाँ पे विदेशी मुद्राओं का भंडार बढ़ता था, लेकिन अब क्या हुआ कि भारतीय मुद्रा से ही भारतीय वस्तुओं को खरीद कर भारत में महंगे दामों पे बेचने लगा। और जो लाभ प्राप्त होता था वो किसका होता था, इंग्लैंड का होता था, और भारत नहीं बल्कि इंग्लैंड को चला जाता था। कंपनी का पहला निशाना भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बना। देसी बुनकरों को बहुत कम मूल्य पर कपड़ों और धागों बुनने पर मजबूर किया गया और उसका शोषण हुआ, है ना। पालिस्कर स्पीयर ने इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। के.एम. पनिकर ने विशेष रूप से 1765 से 1772 के इस काल को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। किस लिए डाकू राज्य की संज्ञा दिया है? इसलिए क्योंकि यहाँ भारत में जो भी सामान बनते थे वो भारत में बनते थे, सस्ते दामों पे बनते थे, लेकिन वही क्या करते थे अंग्रेज लोग, उसको भारतीय रुपयों में सस्ते दामों पे खरीद करके उसी सब को भारत में ही महंगे दामों पे बेचता था और जो लाभ होता था वो ब्रिटेन को भेज देता था। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण ये 1813 से लेकर के 1857 ईस्वी तक चला। चैप्टर 11 में, ये चैप्टर 10 का मेन टॉपिक्स जो है नोट्स उठा के जो उठाए हैं वो खत्म हो गया है। अब चैप्टर 11 में आ जाते हैं। इसी चरण की शुरुआत तब हुई थी जब 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद कंपनी में भारत में सिर्फ चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा, यानी कि चाय और चीन के साथ। बाकी किसके साथ चले गए? इंग्लैंड सरकार के हाथों में चला दिया। एकाधिकार समाप्त क्यों किया गया, इसका कारण को थोड़ा सा देख लेते हैं। 1750 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिससे 2 तरह की समस्याएं सामने आई। पहला क्या, ब्रिटिश कारखानों में निर्माण वस्तुओं को खपाने के लिए बाजार कहाँ से लाया जाए, और दूसरा जो था कारखानों के लिए कच्चा माल का इंतजाम कहाँ से किया जाए। यही कारण था कि 1813 में भारत के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके लिए? भारत के।
ब्रिटिश कारखानों में निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया गया और साथ ही साथ भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी विकसित किया गया। 1813 के बाद भारतीय बाजारों के ब्रिटिश कारखानों में निर्मित सस्ते कपड़ों से पाट दिया गया। भारत के हाथों से बने कपड़े प्रतियोगिता में ठहरे ही नहीं सके। भारतीय कपड़ा औद्योगिक और जो हस्तशिल्प होता था, कच्चा धागा जो धागे की पहुंचा और वो बेरोजगारी बढ़ता गया। ठीक है ना। अब देखिए मशीन से बना हुआ, जहाँ आजकल के डेट में इसको अगर हम लोग इस तरह से समझेंगे कि एक खेत को अगर हम लोग एक ट्रैक्टर से जोतते हैं तो कितना समय लगेगा, उसी खेत को अगर हाल से जोता जाए तो ज़्यादा समय लगता है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे कपड़ा उद्योग। जो छोटे छोटे कपड़े थे, कपड़ा उद्योग थे, जो हस्तशिल्प से हाथ से बुनते थे, बुनकर थे, तांत लोग जो थे, उसको क्या होता था, एक कपड़ा को बुनने में 1 महीने का समय लग जाता था। लेकिन वही जो उद्योग हुआ वो 1 महीने में कहीं गुना ज़्यादा क्या करते थे, कपड़ों का उत्पाद कर देते थे। 1813 के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन को हतोत्साहित कर वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन को कम करके जो वाणिज्यिक व्यापार का जो चीज है उसको बढ़ा दिया गया, जैसे कि कपास, नील, रबड़, चाय आदि का। खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई, इससे अकाल भी बढ़ा। भारत में कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई और सूती कपड़ों के आयात में वृद्धि हुई। भारतीय खेतों के कच्चे माल को बंदरगाहों तक तो पहुंचाने के लिए और ब्रिटिश उद्योगों को वस्तुओं को देश के आंतरिक बाजारों में पहुंचाने के लिए तीव्र गति के वाहन की आवश्यकता पड़ी। परिणाम स्वरूप 1853 के बाद से रेलवे का विकास किया गया। भारत में रेल विकास के 3 उद्देश्य थे। पहला, भारत के खेतों से कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना। दूसरा, ब्रिटिश वस्तुओं को बंदरगाह से आंतरिक बाजारों तक पहुंचाना। और तीसरा, विद्रोह की स्थिति में सैनिकों को त्वरित आवागमन करवाना। इसके बाद आते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1857 से लेकर के 1947 तक। यहाँ पे देखिए भारत में जो पहला रेल की पटरी बिछी थी वो 1853 में ही बिछाई गई थी। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित बढ़ता गया और औद्योगिक पूंजीवाद के दौर पर उन उत्पादों को भारत में खूब खपाया गया, यानी कि बेचा गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटेन के उद्योगों के पास बड़े पैमाने पर पूंजी इकट्ठा हो गई। ब्रिटेन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को धीरे धीरे इस चेतना का विकास हो गया कि उद्योगपतियों को तो काफी लाभ हो रहा है और उनकी तुलना में मजदूरों को कम लाभ हो रहा है। अपने वेतन और बोनस में वृद्धि कमाने हेतु तो मजदूर वर्ग संगठित होने लगा और अपने वेतन और बोनस की वृद्धि के लिए उद्योगपतियों से सौदेबाजी करने लगा। धीरे धीरे उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ पूंजी की काफी वृद्धि हुई और मजदूर वर्ग की सौदेबाजी की शक्तियां बढ़ती गई। इसके बाद उद्योगपति आशंकित होने लगे और अधिक ब्रिटेन में औद्योगिकरण का मतलब पूंजी में और अधिक बढ़ोतरी और मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ। इसके बाद ब्रिटिश उद्योगपतियों ने सोचा कि अब ब्रिटिश पूंजी का ब्रिटेन में निवेश करना लाभदायक नहीं रह गया। फलतः उन्होंने क्या किया, पूंजी की भारत में निवेश की योजना बनाने लगी। भारत सरकार को व्यापारिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है तो भारत में रेल का विकास करना था। इसके बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता पड़ी। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में निवेश सार्वजनिक ऋण के माध्यम से किया। भारत को ऋण चुकाने के साथ साथ इस पूंजी के निवेश से जो लाभ होगा उसका लाभांश और ब्याज भी ब्रिटिश पूंजीपतियों को देना था। 1939 तक आते आते भारत सरकार पर ऋण की मात्रा 88 करोड़ पाउंड तक पहुंच गई थी। ब्रिटिश पूंजी का सबसे ज्यादा निवेश रेलवे में किया गया था। इसके बाद चाय, कॉफी, रबड़ और नील के उत्पादन में। खास बात यह थी कि ब्रिटेन पूंजी का निवेश भारत में कपड़ा और लौह इस्पात उद्योग में नहीं किया गया था। तो ये था औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक युग जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़े, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।